हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने शशि देशपांडे की द बाइंडिंग वाइन इस खूबसूरत सी नॉवेल को पढ़ा था, जिसका समरी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ था। दोस्तों, किसी भी किताब को जब हम पढ़ के रख देते हैं, तब उसके बारे में ख्यालात शुरू हो जाते हैं कि इस किताब के वो कौन से क्रिटिकल थॉट्स थे, वो कौन सी थीम्स थी या फिर वो कौन से लाइफ लेसन्स थे, जो इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन के ऊपर असर कर सकते हैं। तो इसी बारे में मैं सोचने लगा और फिर मैंने ये नोट्स बनाए। ये पूरे नोट्स में मैंने लगभग 8 अलग-अलग पॉइंट्स फाइंड आउट किए। मेरे ख्याल से 8 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये किताब प्राइमरीली बात करना चाहती है, या फिर जो राइटर है वो चाहते हैं कि इन 8 चीज़ों के ऊपर रीडर फोकस करे। तो चलिए आज बात करते हैं उन 8 क्रिटिकल एनालिटिकल थीम्स के ऊपर, जो हम इस खूबसूरत से नॉवेल में देख सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, वो हमें फोकस करनी है कि दोस्तों, ये एक वुमन सेंट्रिक नॉवेल है और शशि देशपांडे ने इस नॉवेल में जो भी वुमन कैरेक्टर्स लिए हुए, जो भी फीमेल कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, वो हर एक कैरेक्टर कहीं न कहीं अपने साथ एक क्रिटिकल थीम को कैरी कर रहा है। फिर वो हमारी मेन कैरेक्टर उर्मी हो, उसकी दोस्त वना हो, फिर उनकी माँ इन्नी हो या उनकी सास हो, हर किसी की जो लाइफ जर्नी रही है, वो अलग रही है और उस लाइफ की जर्नी को जब हम देखेंगे, तो उसी में से हमें एक क्रिटिकल थीम समझ कर आएगी। तो इस हिसाब से जब हम इस पूरे किताब को समग्र तरीके से जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि कितनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस किताब में की गई है। तो यहीं से निकल कर आता है पहला थीम, अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ फीमेल्स। जो वुमेन्स है, उनका दृष्टिकोण समझ में आना। तो इसकी जो पूरी राइटिंग जब हम देखते हैं, तो जब अलग-अलग कैरेक्टर्स की लाइफ के ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में एकदम बारीकी से बताया जाता है। जब हम नॉवेल पढ़ते हैं, तो एक बार को हमें बोरियत सी महसूस होने लगती है कि ये क्या बहुत ही रेगुलर सी बातें चल रही है। लेकिन जो खूबसूरत नॉवेल होते हैं, जो इम्पैक्टफुल वर्क होते हैं, उनकी खूबसूरती यही है कि जब आप एक बार उस नॉवेल को पढ़कर रख देते हैं, उसके बाद वो नॉवेल आपके दिमाग में चालू हो जाता है। उसके बाद आप सोचने लग जाते हैं कि हाँ, ये जो उर्मी का कैरेक्टर है, एक इंडिपेंडेंट लेडी का कैरेक्टर है। जो शकुंतई है, एक ऐसी महिला जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तो वो किस तरह से अपनी लाइफ जी रही है। जो वना है, वो एक डॉक्टर की पत्नी है और उर्मी की दोस्त है, उसकी लाइफ किस तरह से है। और इन सारी कहानियों को जब हम पढ़ने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हम उनकी तरीके से सोचने लगते हैं कि आखिर एक वुमन कैसे सोचती है। तो ये पर्सपेक्टिव जब हम समझने लगते हैं, तो धीरे-धीरे हमें उनके प्रति सहानुभूति महसूस होती है और कहीं न कहीं ये होनी भी चाहिए। एज़ अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम एक पुरुष हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो महिलाएँ हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। जब हम उनका पर्सपेक्टिव समझने लगेंगे, तो हम एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए काबिल बन पाएँगे। तो ये पहली की लर्निंग हुई। जो सेकंड की लर्निंग है, वो है कोपिंग विद लॉस ऑफ लव्ड वन्स। दोस्तों, ये जो नॉवेल है, इसकी कहानी शुरू होती है उर्मी की बेटी अनु की मौत के बाद। अनु जो कि एक डेढ़ 2 साल की बच्ची थी, वो बच्ची जब मर जाती है, तो उसकी माँ के ऊपर वो जो ग्रीफ है, वो जो दुःख है, वो किस तरह से असर करता है। और कहीं न कहीं ये बात हम जानते ही हैं कि हर किसी के जीवन में उसके लव्ड वन्स, उसके जो प्यारे व्यक्ति है, उसके जो स्नेही है, वो एक ना दिन उसको छोड़ के जाने ही वाले हैं। अगर मेरी बात करूँ, तो इस साल के जनवरी में मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, उसका देहांत हो गया। तो मैं कहीं न कहीं जब इस नॉवेल को पढ़ रहा था, तो इस चीज़ से मैं गहरी तरह से प्रभावित हुआ। कहीं न कहीं वो थॉट प्रोसेस सिंक इन होता ही है कि ये इनेविटेबल है, इसे हम टाल नहीं सकते कि हर किसी की मृत्यु होनी है, ये शरीर नश्वर है, ये जीवन नश्वर है। तो कहीं न कहीं जब हम ये उर्मी की दुःख के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरह से इस लॉस से कोप अप कर रही है, किस तरह से उससे उभरने की कोशिश कर रही है, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर भी इस चीज़ का असर होता है कि हाँ, ये टलने वाली चीज़ नहीं है और हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हालाँकि कोई भी रेडी नहीं रह सकता, लेकिन कहीं न कहीं वो जो थॉट प्रोसेस है, एक हद तक वो ज़रूर हमें जान लेना चाहिए और उसका हमारे ऊपर असर होना ही चाहिए। जो थर्ड थिंग है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लव एंड मैरिटल रेप। दोस्तों, जो उर्मी हमारी लीड कैरेक्टर है, उसकी सास जिसका नाम मीरा लिखा हुआ है, तो मीरा की शादी 21 साल के आसपास की उम्र में हो जाती है एक ऐसे व्यक्ति से जो मीरा से, यानी जो उसका ससुर है, वो अपनी सास से पूरी तरह से इन्फैचुएटेड होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। हो सकता है उसकी खूबसूरती के कारण हो, जो भी हो उसकी पर्सनैलिटी के कारण हो, लेकिन उसके इस इन्फैचुएशन को ही वो प्यार मानता है। तो यहाँ पे पुरुष का पर्सपेक्टिव क्या है? इसके लिए यही प्यार है कि वो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाए, उसके प्यार में पागल हो जाए और इसके चलते वो अलग-अलग तिकड़म भिड़ाकर मीरा के साथ शादी कर लेता है। और अब मीरा के लिए क्या ये प्यार है? नहीं है, क्योंकि मीरा के लिए ये जो शादी है, ये तो एक फ़ोर्स बॉन्डेज की तरह तो है ही, साथ ही साथ जिस चीज़ को मीरा का पति प्यार समझ रहा है, उसके लिए वो मैरिटल रेप है।
दोस्तों ये जो मैरिटल रेप की बात है आज के सोसाइटी में भी ये बहुत ज्यादा फिट होती है। अलग अलग बातों में सुप्रीम कोर्ट ने तक हमें जजमेंट्स में बताया हुआ है कि मैरिटल रेप को भी एक कॉग्निजिबल ऑफेंस की तरह देखा जाए, इसको भी एक अपराध की तरह देखा जाए। तो ये चीज भी हम जब इस नॉवेल को पढ़ते हैं तो ये जो लव और रेप इसके बीच में क्या दूरी है, ये दूरी कहीं ना कहीं हमें समझ में आती है। कि एक आमतौर पर इंसान ये समझने लगता है कि हाँ मैंने शादी की है तो मेरा अधिकार है इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का, लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? नहीं, उसमें अगर रजामंदी नहीं तो उसे मैरिटल रेप कहा जाएगा। और ये चीज हम इस नॉवेल को पढ़ने के बाद बखूबी जान जाते हैं। जब हम मीरा की लिखी हुई कविताएं पढ़ते हैं, उसकी डायरी के नोट्स हम पढ़ते हैं, और जो छोटी मोटी चीजें मीरा की लाइफ में से उभर कर आती है वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें मीरा के प्रति बहुत सहानुभूति महसूस होती है। एक हद तक हमें सोसाइटी का जो नजरिया है इसके प्रति घृणा भी महसूस होती है। ये बहुत ही इंपैक्टफुल चीज है, मेरे ख्याल से हम सबको ये चीज जरूर जाननी चाहिए। जो चौथी चीज है वो है व्यू ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमन एट लार्ज एंड सिंगल मदर्स। दोस्तों जो शकुंतलाई है, जिसकी लड़की कल्पना का रेप हुआ है, वो एक सिंगल मदर है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसके छोड़ने के पीछे रीजन भी क्या है कि वो किसी और महिला के प्यार में पड़ गया और उसने शकुंतलाई को छोड़ दिया। तो कितना आसान होता है एक महिला को छोड़ देना। महिला जो कि पूरी तरह से उस पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है, पुरुष उसे कितनी आसानी से छोड़ देता है। पहली चीज तो ये हमें दुख देती है। दूसरी चीज, जब हम शकुंतलाई की कहानी पढ़ते हैं, जब शकुंतलाई के डिस्कशंस उर्मी के साथ होते हैं, जब हम उन्हें गहराई के साथ समझते हैं तो हम देखते हैं कि शकुंतलाई के लिए जिंदगी शुरुआत से ही उतनी आसान नहीं रही है। एक सिंगल वुमन, एक अकेली महिला का समाज में सर्वाइव कर पाना कितना मुश्किल होता है। समाज हर बार उनके तरफ टेलीस्कोप की तरह ऐसे देखता रहता है कि ये क्या कर रही है। उसकी हर एक चीज में उसकी नैतिकता ढूंढने की कोशिश करता है। वो कहीं ना कहीं समाज ये समझता है कि अगर अकेली महिला है तो जरूर इसके कैरेक्टर में कुछ खोट है, इसलिए इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कितना गलत है। कि ये हम कब समझ पाते हैं, जब हम शकुंतलाई की स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं। शकुंतलाई जो दिन रात मेहनत करके अपनी 2 लड़कियां और एक लड़कों को बड़ा कर रही है, उनको भी बहुत अच्छे से परवरिश देने की कोशिश कर रही है। इतनी मेहनती महिला को एक पुरुष छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? किसी और के प्यार में पड़ गया। तो हम ऐसी महिलाओं के प्रति जब हम देखेंगे तो हमारा नजरिया यकीनन बदलना चाहिए, और इस नॉवेल को पढ़ने के बाद एक हद तक वो बदलता भी है। और मेरे ख्याल से इसके पीछे रीजन है शशि देशपांडे की इंपैक्टफुल राइटिंग। एकदम सिंपल राइटिंग की है, जो पढ़ते टाइम हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब हम धीरे धीरे उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें उनके प्रति बहुत दुख महसूस होता है, सहानुभूति महसूस होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझने लगते हैं। अगली की थीम हम इस नॉवेल में देखते हैं वो है माइंडसेट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स विक्टिम ऑफ रेप। दोस्तों आज की दुनिया में, इस मॉडर्न सोसाइटी में हम कई बार ये पढ़ते हैं कि अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ, किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार की घटना हुई, तो कई बार हम सोशल मीडिया पर तक ये देखते हैं कि लोग उन महिलाओं के पूरे पुराने फोटोज खंगाल कर निकाल रहे हैं। ये देखो ये कैसे रहती थी, ये शॉर्ट कपड़े पहनती थी, ये पार्टी करती थी, ये लड़कों के साथ घूमती थी, इसके देखो फोटो 4-4 लड़कों के साथ घूमती थी। तो ये जो माइंडसेट है, जिसको हम विक्टिम ब्लेमिंग कहेंगे, कि जिसके साथ अत्याचार हुआ है आप उसकी ही गलती ढूंढ कर निकालो, ना कि जिसने अत्याचार किया है उसको आप सजा देने के बारे में बात करो या फिर उसको ढूंढने के बारे में बात करो। तो एक तरह से जब हम वो जिसने अत्याचार किया है उसके उस कृत्य को ही हम सही साबित करने के पीछे तुल जाते हैं। ये माइंडसेट अक्सर रेप विक्टिम्स के साथ देखने मिलता है। लड़की जो शहर में पढ़ रही है, शहर में कॉलेज में पढ़ रही है, हो सकता है उसके पहनावे को लेकर, उसके जाति धर्म को लेकर, उसके रंग रूप को लेकर, उसके दोस्त यारों को लेकर अक्सर लोग उनको विक्टिम ब्लेमिंग करने लगते हैं, और ये कितना गलत है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो उसके पूरे परिवार के तरफ भी एक तरह से लोग नेगेटिवली देखने लगते हैं कि इस परिवार की गलती है, इस परिवार ने अपनी लड़की को या अपनी बहू को, जो भी महिला जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उसे अच्छे से संस्कार नहीं दिए, अच्छी परवरिश नहीं दिए। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत गलत है। इस मानसिकता के कारण जिनके साथ इस तरह के दुष्कृत्य होते हैं, जो इस अत्याचार के शिकार होते हैं, वो परिवार और वो खुद महिला भी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती न्याय की मांग करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार तो उनके साथ वो अन्याय हो ही चुका है। अब वो ये सोचते हैं कि जो एक घटना होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन जब इसके बारे में सोसाइटी में पता चलेगा तो हमें इसका जो एक तरह से इम्पैक्ट है वो जिंदगी भर सहना पड़ेगा। जिंदगी भर लोग हमारी तरफ देखेंगे, बोलेंगे देखो ये घर की महिलाएं अच्छी नहीं है, ये घर के संस्कार अच्छे नहीं है, यहाँ की परवरिश अच्छी नहीं है। तो इसके डर के कारण लोग पुलिस के पास नहीं जाते। और ये जो मानसिकता है कहीं ना कहीं जो अत्याचार करने वाला है उस अत्याचार करने वाले को ये बढ़ावा देता है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने 10 रुपए की चोरी की, किसी को पता नहीं चला, उल्टा लोग ढूंढ रहे अरे इसके घर पे तो ताला ही नहीं था इसलिए चोरी हो गई। तो जो चोर है वो क्या सोचेगा, जिसके घर के ऊपर ताला नहीं रहेगा अब आसानी से वहां पे चोरी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, उल्टा लोग क्या बोलते, सही हो गया इसके साथ। तो ये समझ रहे, यही सेम चीज होती है। जो रेपिस्ट है, एक बार उन्होंने किसी के साथ दुष्कृत्य किया, पता नहीं चला, वो मैटर वहीं पे दब गया, तो क्या होता है, दूसरी महिला के साथ ये होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ जाती है।
तो ये पांचवा जो पॉइंट है मेरे ख्याल से इस पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और समाज को इसके बारे में जागरूक होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो छठवीं थीम है वो है डोमिनेंस ऑफ मेन इन फैमिली। दोस्तों इसमें कैरेक्टर है वना, जो कि उर्मी की दोस्त है, बचपन की ही वो दोस्त है। और जो उर्मी है वो वना की ही फैमिली में अभी बहू के तौर पर गई हुई है। तो उसका जो भाई है, सॉरी, जो वना का जो पति है उसका कैरेक्टर किस तरह से है, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि वना कॉन्स्टेंटली उसके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं। जब हरीश जो कि वना का पति है वो उससे 1000 किलोमीटर दूर भी होता है, तब भी वना हमेशा डरी सी रहती है। वो सोचती है कि 8 बजे अगर मुझे खाना बनाना है तो बनाना ही है, 9 बजे बच्चों को सुलाना है तो सुलाना ही है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कॉन्स्टेंटली सर्विलेंस में है। हरीश चाहे जहीं भी हो, वो उसके पास ना हो, वहां से भी उसकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और हमेशा वो उसके खौफ में ही रहती है। ये चीज जब हम देखते हैं तो ये हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमारी जो सोसाइटी है ये पूरी तरह से मेल डोमिनेंट है और हमें महिलाओं के प्रति बुरा भी महसूस होता है, क्योंकि महिलाएं कहीं पे भी आजादी से नहीं रह पा रही है, अपने घर में भी नहीं रह पा रही है। घर में भी बना रह रही है तो वो हमेशा ये सोच रही है कि हरीश को गुस्सा आ जाएगा अगर मैं जल्दी से खाना नहीं बनाऊंगी, अगर राइट टाइम पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चों को नहीं सुलाऊंगी, मेरे जो काम है वो नहीं करूंगी। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, सोसाइटी को इसके बारे में ओपन माइंडेड होना चाहिए। जो नेक्स्ट थीम है, सातवीं थीम है, वो है वुमन सेफ्टी इवन फ्रॉम देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स। दोस्तों जब हम कल्पना की केस के बारे में जानते हैं, कल्पना जिसके साथ बलात्कार का केस हुआ होता है, तो जब हम इस कहानी के अंत में पहुंच रहे हैं तो हमें बात पता चलती है कि इसके साथ ये दुष्कर्म उसके चाचा ने किया है। तो ये जब बात हम पढ़ते हैं तो हमें ये ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ही फिल्मी चीज कर रहे हैं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर आज की सोसाइटी में हमें न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखने को मिल रही है। महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है और ये कितनी भयानक चीज है कि एक महिला सड़कों पर तो सुरक्षित है ही नहीं, वो घर से बाहर तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन अब वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में हम क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी का माइंडसेट कितना घृणास्पद हो गया है। और एक दूसरी घटना है जिसमें एक बार जो उर्मी जब छोटी बच्ची होती है उस समय पर 1-2 घंटे के लिए उर्मी को अपने घर में उसके नौकर के साथ छोड़ दिया जाता है। हालांकि उर्मी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन जब कुछ समय के बाद उर्मी के पिताजी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उर्मी घर में अकेली थी, वो भी नौकर के साथ। और कुछ समय के बाद जब उर्मी की माँ आती है तो उसकी माँ के साथ वो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी बच्ची को अकेले नौकर के साथ छोड़ने की। तो ये भी चीज है कि पुरुष भी इस चीजों के बारे में जानते हैं कि पुरुषों की मानसिकता कैसी है, जो मेल माइंडसेट कैसा है। मेल माइंडसेट कहीं ना कहीं गलत है और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अगर ये चीज हर कोई अपने ध्यान में रखे कि भाई घर में भी मुझे, भले ही मेरा कोई दूर का रिश्तेदार हो, बहुत ही भरोसे का व्यक्ति हो, उसके साथ भी मेरी लड़की को अकेले नहीं रखना है क्योंकि मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो ये भरोसा ना होना आपकी बच्ची को, आपके पत्नी को, आपके जो भी ऐसे घटनाओं के शिकार हो सकते हैं उन महिलाओं को सुरक्षित रखने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है। जो आठवीं और सबसे आखिरी चीज है जो मेरे ध्यान में आई वो है इंडिपेंडेंट वुमन आखिर कैसी होनी चाहिए और उसके बारे में सोसाइटी का क्या ख्याल होता है। दोस्तों उर्मी जो कि एक लेक्चरर है और उसका पति मर्चेंट नेवी में काम करता है, वो अकेली ही रहती है। उर्मी की दोस्ती धीरे धीरे भास्कर के साथ हो जाती है जो कि एक डॉक्टर है। अब कहीं ना कहीं भास्कर को ऐसे लगने लगता है कि क्योंकि उर्मी बार बार अपने पति का जिक्र नहीं करती है इसलिए वो उसे प्यार नहीं करती है, और कहीं ना कहीं वो सोचता है कि अब उर्मी मेरे लिए अवेलेबल है। तो ये जो माइंडसेट है, कोई महिला अगर आपके साथ बहुत ही फ्रैंकली बात कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ किसी मैरिटल रिलेशन या रोमांटिक रिलेशन के लिए अवेलेबल है या रेडी है। तो ये माइंडसेट पुरुषों को जानना चाहिए। दोस्तों ये भी एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि सारी चीजें महिलाओं के पर्सपेक्टिव को दर्शाती है लेकिन लिखी गई है कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी किताब है जिसे हर पुरुष ने जरूर पढ़ना चाहिए और शायद यही रीजन है कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस किताब को रिकमेंड किया गया है। और मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आपको इस किताब को एक बार पढ़ना भी जरूर चाहिए, क्योंकि हो सकता है 15 मिनट का ये वीडियो देख के आपके ऊपर उतना असर ना हो जितना असर इस 200 पेज की किताब को पढ़ने के बाद होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ और की थीम्स है जो मुझसे मिस हो गए हैं तो जरूर कमेंट कर बताइए, दूसरे व्यूअर्स को उसका जरूर लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नॉवेल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।